मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विभागों की समीक्षा बैठक ली है। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ में मीटिंग ली और गन्ना विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रयागराज में ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री राकेश सचान पहुंचे। राकेश सचान ने प्रयागराज, कौशांबी और साथ ही प्रतापगढ़ के 1331 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया। कुल 6000 लाभार्थियों तक की योजना महीने के अंत तक पहुंचाई जाएगी। जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी की सरकार ने लागू किया है, उसी के तहत आज प्रयागराज मंडल में ऋण वितरण योजना का कार्यक्रम था, जिसमें आज हमारे फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के जनपद के जितने भी हमारे लाभार्थी थे उनको ऋण दिया गया है। और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी योजना उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को रायबरेली में सिक्कों से तौला गया और रायबरेली के ऊंचाहार में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिक्कों से तौला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को बैठाया गया और दूसरे तरफ उनके भार जितने सिक्के रखकर उन्हें सिक्कों से तौला गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत किया गया था, कार्यक्रम था यहाँ पर जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे और उसी दौरान की ये तस्वीरें सामने आई। तो पार्टी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह था। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ग्रेटर नोएडा के मथुरापुर में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल को स्मार्ट स्कूल में बदल दिया गया। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बने मॉडल प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस स्कूल का उद्घाटन प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने किया। योगी सरकार के ऑपरेशन कायाकल्प के तहत में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इस स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। स्कूल में हर कक्षा में डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट लर्निंग टूल्स लगाए गए हैं और बच्चों की सुविधा के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था भी की गई है। स्कूल में स्वच्छता और साथ ही स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा गया है। आज यहाँ नोएडा में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और जिस तरह से हम सब लोग देख पा रहे हैं कि एक परिषदीय विद्यालय के प्रांगण में आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जो कि देखने में आप स्वयं इस विद्यालय को देखेंगे। ये होंडा के द्वारा CSR के माध्यम से हमारे विभाग के साथ मिलकर के इस विद्यालय को बनाया गया है और ये विद्यालय अत्याधुनिक और बेहतर आर्किटेक्चर डिज़ाइन के साथ में तैयार किया गया है, जहाँ पे बच्चों के पठन पाठन के लिए सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनाई गई हैं। आगरा के डीसीपी सिटी सोनम कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं और डीसीपी सिटी ने थाना कोतवाली और साथ ही एसीपी कोतवाली कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसीपी ने सफाई व्यवस्था को लेकर निर्देश दिया। साथ ही थाने का रजिस्ट्रार, बायोमेट्रिक और साथ ही महिला हेलो डेस्क की जानकारी भी ली। वहीं लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के क्लास भी लगाई गई। ये वाईफाई देखिए, कोतवाली थाने का निरीक्षण किया गया है और एसीपी यहाँ मौजूद थे और इंस्पेक्टर क्राइम भी मौजूद रहे और इसमें अलग अलग हमने देखा कि CCTVs की क्या स्थिति है, कंप्यूटर्स की व्यवस्था कैसी है, इसके तक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कैसी है, शौचालयों की व्यवस्था कैसी है, उसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में इन सबको इम्प्रूव किया जाएगा क्योंकि ये सिटी का थाना है तो इसको उस लेवल का बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रजिस्टर वगैरह हैं, उसको भी देखा गया है और उसमें जो भी CP सर के परिपत्र, एडिशनल CP सर के निर्देश समय समय पर जारी हुए हैं, उसके हिसाब से अपडेट करने के लिए बताया गया है। मेरठ मर्डर केस से जुड़ी बड़ी लापरवाही सामने आई है। कातिल प्रेमी साहिल शुक्ला तंत्र मंत्र से जुड़ा था। साहिल शुक्ला के घर में अजीबोगरीब चीजें मिली थी और कत्ल के बाद में मुस्कान ने भी इस घर में रातें गुजारी थी। शराब, बिल्ली और नमक घर से बरामद हुआ है। शराब, बिल्ली और नमक से तिलिस्म होता था और ये भी खुलासा हुआ है कि स्नैपचैट पर मरी हुई मां से साहिल शुक्ला बात करता था।
मरी हुई मां के आदेश पर सौरभ का कत्ल किया और मुस्कान ने ही साहिल की मरी हुई मां का फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाया था और पति को मारने के लिए स्नैपचैट पर मैसेज किया था। ना मुझे ना लड़की की पता ना कुछ पता। साहिल मेरा देवता है, लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए, सामने फोटो टंग रहा है, वो खत्म हो गई। मैं एक पास नहीं रहती हूँ, पर बस ये है। हमारे दमाद तो आते नहीं है, नोएडा रहते हैं। हाँ, वही काम करते हैं, वही रहते हैं। काके में कभी कभी आते हैं या पैसे भेज देते हैं मेरे खर्चे के लिए। हस्बैंड मर्डर मिस्ट्री में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ मुस्कान की मां ने उसके लिए सजाए मौत की मांग की है, क्योंकि उसने कहा कि ऐसी कातिल बेटी डायन समान है। वहीं दूसरी तरफ उसके जो प्रेमी है, उसका जुड़ाव तंत्र मंत्र से है। उसके कमरे से जो चीजें बरामद हुई हैं, उसे देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। उसके कमरे से नमक, बिल्ली और एक ऐसा चित्र बरामद हुआ है जिसे शैतान का बताया जा रहा है। उसकी पूजा वो वहां पे करता था और उसका जुड़ाव तंत्र मंत्र से भी था। जिस तरीके से कत्ल के बाद मुस्कान ने भी कई रातें उस कमरे में गुजारी है, तो उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों एक ग्रसित मानसिकता से पीड़ित थे और दोनों ने शायद इसी के चलते अपने पति यानी मुस्कान के पति की कत्ल की वारदात को अंजाम दे डाला। और इस नृशंस हत्या के बाद भी ये लोग मौज मस्ती करने के लिए मनाली पहुंच गए और फिर वहां से लौटकर भागने की प्लानिंग रच डाली। लेकिन उसके पहले ही उसकी मां ने उसे पुलिस के हाथों सौंप दिया और अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। लगातार नए खुलासों को लेकर ये मर्डर मिस्ट्री अब चर्चा का विषय बनी हुई है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। ग्रेटर नोएडा में पहले साउथ एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप और दूसरा इंडिया इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें 13 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिला। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने MEA के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं हो सकता। ये इंडिया इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस की चैंपियनशिप है और फर्स्ट साउथ एशियन चैंपियनशिप यहाँ पे आयोजित की जा रही है ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के द्वारा। इसमें हम लोग 15 देशों को इनवाइट किया था हमारे फेडरेशन ने, जिसमें सभी देशों के खिलाड़ी, हंगरी, चेक रिपब्लिक, जापान, कोरिया, अपने थाईलैंड, ऐसे करके सभी 13 देशों के खिलाड़ी आए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 टीमें ये नहीं आई हैं। बाकी हम लोग यहाँ सभी खिलाड़ी अच्छे से खेल रहे हैं, बहुत खुश हैं सब। यहाँ व्यवस्थाएं सब सरकार ने अच्छी से, यहाँ अथॉरिटी ने बहुत सहयोग किया है हम लोगों का। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित आजाद तिवारी झांसी पहुंचे, जहां पर अमित आजाद ने अपनी दादी जगरानी देवी की समाधि स्थल पहुंचकर नमन कर पुष्पांजलि दी। वहीं अमित आजाद ने कहा कि औरंगजेब की कब्र खटनी चाहिए, औरंगजेब का नामो निशान भारत से मिटना चाहिए। और रही बात औरंगजेब की, निश्चित रूप से ऐसे लोगों का नामो निशान हमारे देश में कम से कम नहीं होना चाहिए, जिन्होंने हमारे शूरवीर छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जिनसे लड़े। और जैसा कि आज जहां पर मैं आया हूं, जिस प्रयोजन से आपको पता है, हमारी आदरणीय पूज्य दादी माँ, इनको मैं पुष्पांजलि अर्पित करने यहाँ पर आया हूँ। ये भी जिनकी माता जी है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई कहाँ से हम तक पहुंची थी, तो वो जो जैसे अंग्रेजी हुकूमत हमारी देश को खोखला कर रही थी, उसी तरह से ये औरंगजेब पीछे से खोखला करते चले। इन्होंने असंख्य कुर्बानियां हमारे देश के शूरवीरों ने दे दी। तो निश्चित रूप से जो औरंगजेब का विवाद है, उनका नामो निशान तो हमारे देश में नहीं होना चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। RO-ARO परीक्षा 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 27 जुलाई 2025 को एक पाली में परीक्षा होगी। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक परीक्षा होगी और सभी 75 जिलों में परीक्षा कराई जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक परीक्षा होगी। 75 जिलों में एक साथ परीक्षा कराई जाएगी और RO-ARO 2023 के एग्जाम को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
जौनपुर में 1.5 साल के मासूम बच्चे से बर्बरता करने वाली घटना सामने आई और बदलापुर में घर के आंगन में सो रहे मासूम का किसी सनकी ने ब्लेड से गुप्तांग काटकर मौके से फरार हो गया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जब परिजन पास आए तो लहूलुहान हालत में देखा तो बर्बरता का पता चला। फिलहाल गंभीर हालत में मासूम का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी मिलते ही पुलिस वहां तत्काल जाकर के परिजनों से बात कर रही है। कोई अभी तक इसमें प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उनसे प्रार्थना पत्र लेकर जो भी वो एप्लीकेशन देंगे उस पर तत्काल विधिक कार्रवाई अभियोग पंजीकरण हो रही है, कराई जाएगी। और ये चोट कैसे लगी है ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी जो इसके परिजन हैं उनको ही नहीं मालूम कि ये कैसे लगी है। वो छोटा बच्चा है। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर रनवे बनकर तैयार हो चुका है और नॉर्थ रनवे 39 मीटर का है, 3900 मीटर का है। एयरो स्ट्रिप की चौड़ाई 60 मीटर है और रनवे पर सभी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए हैं और देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट बनाने की दिशा में 8000 से ज्यादा मजदूर जुटे हुए हैं। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें ये हवाई पट्टी है जहां पर अब से कुछ वक्त बाद फ्लाइट लैंड करेगी, टेक ऑफ करेगी। और इसके बारे में भी आपको बताते हैं, जिस तरीके से बताया ये नॉर्थ रनवे कहलाएगा और 3900 मीटर का है, चौड़ाई 60 मीटर की है। लेकिन इसके बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। अब सीधी तस्वीरें आपको यहाँ से टर्मिनल की दिखाएंगे। 6 एरोब्रिज के साथ ये शुरुआत होगी। 80% से ज़्यादा का काम हो चुका है यहाँ पे, यानी अब जो फिनिशिंग है उसको कह सकते हैं, फिनिशिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। साथ ही भारतीय संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण है, जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विरासत है, उस भव्य वैभव की, दिव्यता की बात करते हैं, वो आपको यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। साथ ही जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसकी छत, यानी जो टॉप है, वहां पे आपको वेव टाइप की डिजाइन्स देखने को मिलेंगी। 8000 से ज्यादा मजदूर 24 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं। और अगर बात करें तो क्योंकि 3 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अगर घंटों में बात करें तो 6 करोड़ घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और लगातार यहाँ पर काम हो रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 4 शातिर गौकशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 गौकशों को गिरफ्तार कर लिया। नई बंडी कोतवाली पुलिस ने मखियाली चेक पोस्ट पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान एक संदिग्ध टेम्पो और एक बाइक सवारों को जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो गौकशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक गौकश को पुलिस की गोली लगी और 3 गौकशों को पुलिस ने गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर लिया। एयरपोर्ट के उनको जब यहाँ कुकड़ी रोड पे जब उन्हें घेरा घोटा गया तो उन्होंने पुलिस पे फायर किया, जिसमें जवाबी हमले में एक व्यक्ति शाहरुख को पैर में गोली लगी है और बाकी अन्य उसके 3 साथी सलमान और बाबू और एक बाल अपचारी भी पकड़ा गया है। इनके पास से एक बाइक और ये छोटा हाथी जिसमें एक गाय और गाय का बछड़ा, गौकशी करने के उपकरण तथा एक तमंचा, 2 खोखा और एक कारतूस बरामद हुए हैं। संभल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के बाद में लाइटें भी जला दी गई हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद में रंगाई पुताई कराई गई है। तो ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग मस्जिदों की ये तस्वीरें हैं। जामा मस्जिद की तस्वीरें भी आपके सामने और संभल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है और ऐसे में लाइटिंग भी यहाँ पर की गई है। हालांकि अब कम ही दिन बाकी हैं, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से स्टेटमेंट भी आया और उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा वक्त लगेगा तो आगे भी मोहलत मांगी जाएगी।
गाजीपुर जेल में डीजी जेल की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। जेल से अवैध कॉलिंग के मामले में जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया। फोन इस्तेमाल की शिकायत पर डीआईजी जेल ने मामले की जांच की थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद में डीजी जेल ने कार्रवाई करते हुए जेल अधीक्षक को निलंबित किया। इससे पहले जेलर राकेश कुमार वर्मा और डिप्टी जेलर सुखवती देवी को भी निलंबित किया गया था। चित्रकूट में रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शहर कोतवाली क्षेत्र के कालूपुर पाही मोहल्ले में रहने वाले रिटायर्ड फौजी इंद्र नारायण मिश्रा की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और लाइसेंसी बंदूक को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक फौजी ने आत्महत्या क्यों की, इसकी जांच करने के लिए पुलिस जुट गई है। एक व्यक्ति के फायर करके सुसाइड करने की सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पे गई तो जानकारी ये हुआ कि ये एक रिटायर्ड फौजी हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और कहीं किसी तेरही वगैरह के कार्यक्रम अपने किसी रिश्तेदारी में गए थे, वहाँ से लौटे। उनकी पत्नी का कहना है कि थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो गए थे। उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से सुसाइड कर लिया है। पुलिस की टीम मौके पे है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर में जीडीए के अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। जीडीए ने अबूपोर गांव में 10 बीघा अवैध प्लॉटिंग को खाली कराया। सड़क, बाउंड्री वॉल और साथ ही साइट ऑफिस को जेसीबी ने ध्वस्त किया है। बिना अनुमति निर्माण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। प्राधिकरण का कहना है कि आगे भी ध्वस्तीकरण अभियान चलाए जाएंगे। सहारनपुर पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है। सगे मामा भांजे ने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर दी और पुलिस ने खुलासा करते हुए सगे मामा और मुख्य आरोपी भांजे भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी भूपेंद्र ने ईंट से वार किया और सतीश के सिर पर कई बार वार किए। थाना बेहट क्षेत्र के सरस्वती विहार कॉलोनी का मामला है। सहारनपुर में सरकारी भांग के ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन की बीड़ी को लेकर हुए विवाद में हत्या कर दी गई। बीती 16 मार्च को भांग के ठेके पर काम करने वाले सुमित ने साकिब से बीड़ी मांगी तो साकिब ने बीड़ी देने से मना कर दिया और सुमित और साकिब के बीच में हाथापाई हो गई। झगड़े के दौरान साकिब ने गुस्से में आकर चाकू से सुमित के पेट में चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने साकिब को टीपी नगर चक हरेटी जाने वाले रास्ते की पुलिया से गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पीछे पुलिस काफी टाइम से लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज इसमें देखे गए थे और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, इस व्यक्ति के साथ 2 लोग और थे उस समय। उन लोगों को ये फोटो दिखाकर, सीसीटीवी फुटेज दिखाकर इसका तस्दीक किया गया और फिर मैनुअल इंटेलिजेंस और दूसरे तरह के इंटेलिजेंस से आज सुबह इसको जो है चक्रेटी के पास से पकड़ा गया। फिर इससे पूछताछ के लिए इसको थाने लाया गया, जहां पर इसने अपना ये जुर्म कबूल किया और फिर पुलिस ने इससे आला कत्ल के बारे में पूछा तो इसने कहा कि इसने आला कत्ल एक नदी के पास पेड़ के सामने छुपाया है। बरेली पुलिस ने एनकाउंटर कर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बारादरी थाना क्षेत्र के हारूनगला भतरोल इलाके में चोर ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी तो चोर के पैर में गोली लगने से चोर घायल हो गया। पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार चोर का बड़ा आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने गिरफ्तार चोर की निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल, टैबलेट सहित एक तमंचा, बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद किया। फिलहाल बरेली पुलिस गिरफ्तार चोर से पूछताछ में जुटी हुई है कि उसने चोरी की वारदातों को और कहां-कहां पर अंजाम दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बीती रात्रि एक अभ्यस्त चोर, जिसपे पहले से 8 मुकदमे हैं चोरी के, इसका नाम फहीम सन ऑफ रफीक है,
इसे मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी और घायल अवस्था में इसको गिरफ्तार किया गया। इसके उपरांत उसको अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए। इसके पास से एक तमंचा, एक चोरी की बाइक और एक चोरी का टैबलेट ये बरामद हुए हैं। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बाराबंकी के मुश्कीपुर गांव में नया अन्नपूर्णा भवन स्टोर और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र शुरू हो गया है। खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा इसका लोकार्पण करने पहुंचे। इस मौके पर मंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्र में 6 महीने के बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया और मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि ये केंद्र ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगा। अब ग्रामीणों को राशन लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। केंद्र में कई सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। यहाँ पर बिजली बिल जमा करने की सुविधा होगी, साथ ही जाति, आय, निवास, जन्म और साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकेगा। आगरा में एक पिटबुल डॉग ने दूसरे डॉग पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है और वीडियो गुरुद्वारा गुरु का ताल फ्लाईओवर के नीचे का है। एक शख्स अपने पालतू पिटबुल को घुमाने के लिए निकला था। रास्ते में दूसरे डॉग के भौंकने पर उसने हमला कर दिया। पिटबुल ने दूसरे डॉग की गर्दन पकड़ ली और काफ़ी कोशिश के बाद भी पिटबुल की गर्दन नहीं छोड़ी। शिकायत पर पुलिस और नगर निगम की टीम पिटबुल को पालने वाले की तलाश कर रही है। लखनऊ में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साथ ही पुलिस की जांच में हत्या का खुलासा हुआ है। आरोपी पति ने डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या की बात कबूली है। नगराम पुलिस ने तिलक राम और उसके साथी राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नगराम पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। अवैध संबंधों के चलते पुलिस को शक हुआ था, जिसके चलते पत्नी की हत्या की गई थी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पूरे मामले का खुलासा हो गया।